नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। संडे का दिन और राजीव जी तूफान ले आते हैं। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि लोग बेताब हो जाते हैं सुनने के लिए। आज उन्होंने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहा है, बीजेपी के भक्त ना सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आप सिडनी के ठंडी ठंडी वादियों में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। मैं तो जब से आया हूँ तो उससे मेरा गला ही खराब हो गया है। अच्छा। राजीव जी, गजब इंसान हैं आप। और मैं आज सोच रहा था कि भाई क्या क्या गजब करते हैं। कितने आप पहले दुनिया के जोशी हैं जिन्होंने 6 महीने पहले कह दिया था कि जुलाई में सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। 9 महीने पहले, संभालना 9 मुश्किल। 9 नौ मंथ्स महीने पहले, पहले, 9 महीने पहले। सितंबर का बात है, सितंबर हाँ, 2000। 9 महीने। हाँ, बिल्कुल 9 महीने पहले आपने कहा था कि लोग सड़कों पे आ जाएँगे, ये गुजरात लॉबी का, छोटे साहब का, बड़े साहब का हाल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल वही हो रहा है। अब मुझे राजीव जी ये और बताइए कि ये चीज़ें रुकेंगी तो कब रुकेंगी? क्योंकि इतना हल्ला हो गया, राहुल गांधी थाने में जाके धरने पर बैठ गए। एफआईआर हुँ, लॉन्च करानी पड़े लॉ एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को। जैन जी और जैन अल्फा ने पूरे देश में तूफान मचा दिया है। जरा सा पंगा होता है वो सड़क पे, और प्रधानमंत्री जी की तो इंस्टाग्राम पे वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं। ये बताइए कि अब क्या भविष्य दिख क्या रहा है? ये आंदोलन बढ़ेगा, कम होगा, क्या सीन है? देखो संजय जी, सबसे बड़ी बात है, आपको बताऊँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे पत्रकार, जो आपने भी कई बार बताया, जो लोग थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो मेरे से नाराजगी रखते थे, वो कुछ कहते रहते थे जो चीज़, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे बारे में कहा है, तारीफ की है कि भाई ये वाली घटना तो और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में किसी ज्योतिषी ने नहीं देखी थी। तो चलिए, अच्छी बात है, किसी की गणना सफल हुई, हमें तो उसमें खुशी है कि ज्योतिष की बात सच हुई है। तो संजय जी, आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको पिछले प्रोग्राम में जो आपने मेरा सिडनी से रिकॉर्ड किया था, उसका ये मैं राइट अप दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा था 16 अगस्त के प्रोग्राम में कि बुद्ध जो है 22 तारीख को चेंज हो रहा है, 22 अगस्त को। और बुद्ध जैन जी का सिग्निफिकेटर होता है, स्टूडेंट्स का, और बुद्ध हमारे वैदिक ज्योतिष में एजुकेशन का सिग्निफिकेटर भी है। तो दर्शकों, ये देख लो जरा सा, और ये 16 अगस्त का राइट अप, और नीचे वाला पोर्शन देख लेना, ये हाईलाइट किया हुआ मैंने। संजय जी, जो मैंने कहा था उसकी शुरुआत हो गई कि भाई आप अभी जो बात बता रहे कि राहुल गांधी ने वो दिल्ली पुलिस को मजबूर कर दिया एफआईआर के लिए। उधर वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में भी जो राजस्थान में उन ये स्कूल का जो विजिट करने गए थे, कोई रांका करके हैं, उनके उनके ऊपर मारपीट जो की। तो देखिए, एक आप हम लोग सब, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता हूँ ना कि हम सब ग्रहों के अधीन है। बृहस्पति संहिता का ये कोट है, हम सब ग्रहों के अधीन है, चाहे समाज का साधारण व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, ये ग्रह ही हमारे अच्छे या बुरे फलों के देने वाले हैं। तो देखिए, ग्रह योग ऐसा बनना है। अब आपने कॉकरोच पार्टी के जो मेन प्रवक्ता थे, उनमें से एक है रांका, वो राजस्थान के रहने वाले, उनकी आपने मारपीट कर दी। अब वो मामला आंदोलन, उन्होंने कहा अब तो हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, या तो उनको पकड़ो। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ग्राउंड तैयार हो, ग्रह क्या करता है ना, उस चीज को शांत नहीं होने दे रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह स्कूल में आग ये फैल चुकी है। जो आप जैन अल्फा की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने, लखनऊ में आप सोचिए, उन बच्चियों ने हाईवे जाम कर दिया। 200-250 बच्चियां थी, और क्या नारे लगा रही थी, डीएम को लाओ, सीएम को लाओ। और इन बच्चियों के अंदर देखो कहां से इतनी समझ आ गई कि डीएम और सीएम तक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो लिखा था, मैंने ये लिखा कि जब ये 22 अगस्त 2026 को जो बुद्ध चेंज हुआ, लगभग 7:20 पर भारतीय समय के अनुसार, मैं हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, लेकिन कैलकुलेशन में सारे इंडिया के हिसाब से करता हूं, क्योंकि इट विल वेरी डिफिकल्ट कि हम जगह जगह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये कुंभ लगन की कुंडली बनी थी संजय जी, और उस कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य और बुद्ध राहु केतु के प्रभाव में साथ में घर में थे। और मंगल इस कुंडली में शुक्र को, जो कि नीच का है, शनि से पीड़ित है, शुक्र का प्रभाव दर्शकों हमेशा इसलिए देखा जाएगा कि जो आजाद भारत की हॉरोस्कोप है वो वृषभ लग्न की है, और वृषभ लग्न का, टॉरस लग्न का स्वामी शुक्र होता है, और वृषभ लग्न में 6 लॉर्ड भी शुक्र होता है। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट अगर होगा हमारे यहाँ, तो छठवें घर की कंडीशन जरूर हम लोगों को एनालाइज करनी चाहिए। तो शुक्र इस समय नीच का चल रहा है, और शुक्र इस समय जो है शनि मंगल दोनों से पीड़ित है। तो आंदोलन तो ठंडा होने वाला नहीं है।
आप देखिए मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि शायद 2 सितंबर को 2 अगस्त को करीब चेंज हुआ था। मैं दिखाता हूं कि शुक्र ने जब राशि बदली थी। ये पुराना राइटअप है, देखिए ये पुराना राइटअप है, दर्शकों देख लो कि ट्रांजिट ऑफ लग्नेस ऑफ इंडियाज हॉरोस्कोप वीनस इन वर्गो साइन 1 अगस्त 2026 को ये चेंज हुआ है सुबह 9:28 पर। 1 अगस्त को संजय जी कैलकुलेशन आप देखिए, 1 अगस्त को शुक्र जो है भारत की कुंडली का लग्नेश और 6 लॉर्ड नीच का होता है वर्गो साइन में, और आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया। उसने जो है दोबारा जैन का आंदोलन, मतलब दोबारा जनरेशन का जैन का आंदोलन हुआ झारखंड में, वहां पर भी उन्होंने अपनी बातें मनवा ली। और अब ये देखिए बराबर ये जैन अल्फा आती जा रही है। 9:28 पे चेंज हुआ था, और ये 26 जुलाई का प्रोग्राम है जिसमें मैंने ये बात कही थी। तो संजय जी इसी शुक्र की कहानी हम इस प्रोग्राम में जब हम कर रहे हैं, हमारा 23 को प्रोग्राम लगेगा, 2 सितंबर को ये शुक्र फिर चेंज होने जा रहा है। शुक्र की जो साइकिल है 27 दिन में चेंज हो जाती है। तो आगे क्या करेगा, अब वो आंदोलन के घर में जा रहा है। संजय जी अभी से लिख के रख लीजिए, आंदोलन बड़ा रूप में बहुत मजबूत ताकत के साथ बच्चों का आंदोलन फिर खड़ा हो रहा है, बिल्कुल खड़ा हो रहा है, एकदम तैयार है। तो ये मैंने जो आपको पिछले प्रोग्राम में 16 अगस्त को जो पहला प्रोग्राम आपके साथ किया था, ग्रह मैंने लिखा है, ग्रह योग के कारण जैन अल्फा प्रोटेस्ट में स्टार्ट अगेन विच में अगेन स्प्रेड टू होल कंट्री। ये छात्र इस बार देश की ब्यूरोक्रेसी जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जीरो है, जिसका एटीट्यूड अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा एरोगेंट है, साथ में देश में करप्शन के लिए मेनली यही जिम्मेदार है ये ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस लॉबी, और इसी तरह जुडिशरी भी। इसके साथ कॉर्पोरेट के एलिट्स के द्वारा कंट्रोल मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब हमारे जैन जी के क्रोध का शिकार होंगे, क्योंकि इन जैन जी को समझ में आ चुका है। और आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे, मैंने भी कई सारे नरेंद्र मोदी जी को तो बहुत सारी अच्छी खासी रिसर्च मैंने की है। भारत के सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाले प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये आप लोग माने या ना माने, गोदी मीडिया माने या ना माने, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक के इतिहास में इतना किसी प्रधानमंत्री से आम जनता को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को नफरत नहीं हुई थी जितना इनसे हुई है। ये इसका कारण ये है, उन्होंने जब रील बनाना शुरू किया, देखिए वो बंद करना पड़ा उनको। वो लोग उनके अंधभक्त कह रहे 5 करोड़, गोदी मीडिया कह रहे 5 करोड़ लोगों ने 5 करोड़ लोगों ने गाली देने के लिए व्यू किया था उनका रील जो है, क्योंकि गाली देनी, मुझे गाली देने, मैं आपकी वीडियो देखूंगा नहीं देखूंगा। तो वो उससे वो उनकी सारी बैंड बज गई। अब वो मंत्रियों को डायरेक्शन देते फिर रहे हैं कि सब मंत्री जाएं, सब मंत्री भी ऐसी गाली खाएंगे, क्योंकि कर्म तो अच्छे हुए ही नहीं है 12 साल में। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं जो प्लान। इस समय हमारा प्रोग्राम ये रहता है कि हम नई क्या गणना लेकर के आए। हाँ संजय जी, सबसे पहले ये भारत की कुंडली मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये वृषभ लगन की 15 अगस्त की 1947 की हॉरोस्कोप है। तो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं संजय जी अभी, सॉरी 1 ग्रहण पड़ चुका है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को पड़ा था, हालांकि भारतवर्ष में नहीं दिखा। दर्शकों को बार बार मैं बता देता हूँ, ग्रहण आपके यहाँ दिखे या न दिखे, सूरज के अस्तित्व को, सन के एग्जिस्टेंस को तो आप नहीं भुला सकते हैं, सन तो है, लेकिन हम लोगों को, ज्योतिषी को, एक एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि सूर्य जो है राजा का और रूलिंग गवर्नमेंट का सिग्निफिकेटर होता है, तो उसका एनालिसिस हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजा मतलब गवर्नेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, और दूसरा चंद्रमा। तो चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण होता है वो प्रजा के लिए देखा जाता है ज्यादातर। और एक और आपके ज्योतिष के शास्त्रों के अनुसार बता दूं संजय जी कि ये कहा जाता है कि ये ऐसी ज्योतिष में मान्यता है पूर्व काल के ऋषियों की, कि अगर एक पक्ष में, मतलब 15 दिन के अंतर पर 2 ग्रहण पड़े, तो ये राजा और प्रजा दोनों के लिए कष्टकारी होते हैं। तो प्रजा को भी कष्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आंदोलन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सरकार को वो करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये तो थी 12 अगस्त के सोलर इक्लिप्स की हॉरोस्कोप, ये देख लो। और ये दोनों अपने ऑफिस में बोलिए साथ साथ लगा देंगे। ये 28 तारीख को रक्षाबंधन के दिन दूसरा ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे साइंस के एंगल से भी बताना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई आप क्या नॉन साइंटिफिक बातें करें। सोलर इक्लिप्स कब पड़ता है दर्शकों? इन सोलर इक्लिप्स द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उसकी सनलाइट को रोक लेता है, एंड ब्लॉक्स द डायरेक्ट सनलाइट रीचिंग द अर्थ
फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर द सेलेस्टियल फिनोमेना सोलर इक्लिप्स के लिए। इट मस्ट बी ए न्यू मून, मतलब अमावस्या होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून मस्ट बी नियर राहु और केतु एंड इट लैटिट्यूड शुड बी 0। और इसी तरह से लूनर इक्लिप्स जो है, हियर अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो जो चंद्रमा पर जो रोशनी पड़ती है वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है एंड अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द लूनर सरफेस एंड कंप्लीटली ब्लॉक्स द डायरेक्ट सनलाइट रीचिंग द मून। द ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लूनर सरफेस हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। इसीलिए रेड मून दिखाई देता, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्लेक्शन होकर के वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है चंद्रमा, जब आप 28 तारीख को देखेंगे, जहां भी जिस देश में देखा जाएगा। एंड इट अपीयर्स रेडिश, सो इट इज कॉल्ड रेडिश मून। तो आपको पता है लूनर इक्लिप्स जो है संजय जी, जो 28 तारीख को, जिस दिन हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाएगा, कोई पूर्णिमा पड़ेगी ना, हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, कंडीशन है। तो चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है सुबह 8 बजे शुरू होगा, 8:04 पर। इसका मैक्सिमम 9:43 तक रहेगा और मोक्ष होगा इसका 11:22 पर। तो ये चंद्र ग्रहण पड़ा तब ब्रह्मांड में संजय जी उस समय कन्या लग्न उदय हो रहा है, और जब सूर्य ग्रहण पड़ा था 12-13 को, उस समय मेष लगन था। और उसमें भी देखिए मेष लगन की कुंडली में जो मैंने दर्शकों दिखाई है, उसमें 10वां घर होता है राजा का, सत्ता का। और संजय जी उसका स्वामी 12वें घर में था शनि, और चौथा घर होता डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, वो पाप ग्रहों के प्रभाव था, मंगल और केतु के बीच में सैंडविच हो रहा था। ये हॉरोस्कोप है, इसमें देखिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें, शुक्र जो है नीच का, मंगल 6वें भाव में आंदोलन के घर में था, और शनि मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा था। अब इसी तरह से ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर शुक्र नीच का लग्न में आ गया संजय जी, इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल 8वें घर का लॉर्ड है कन्या राशि के लिए, और शनि जो है इसमें 7वें घर में बैठा है, जो 6वें घर का लॉर्ड है। हमने आपके अक्सर प्रोग्राम में कहा था संजय जी, ये जितना भी ड्रामा करते रहे हैं ये बीजेपी वाले, कोई बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल सरकार के लिए खतरा बनने जा रहा है। बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है, क्योंकि आंशिक है, ये 3 महीने तक कम से कम इस प्रभाव रहेगा। इन 3 महीनों में बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, सेक्स अब्यूज का कोई केस, महिलाओं का शोषण का केस आएगा, जो सरकार के लिए नाक में दम कर देगा। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जारी है इस नीच के शुक्र के ऊपर, और शनि की 7वीं दृष्टि जारी है। साथ में धनु राशि भी पीड़ित हो रही है, शनि मंगल दोनों से, जो चौथा घर है। और जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस दिन चंद्रमा राहु केतु के साथ 6वें भाव में पीड़ित है। तो संजय जी के बारे में बात करते तरह मैं ये बताना जा रहा हूं कि आपकी भारत 6 अप्रैल 1980 की हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो कि नीच राशि में है, रोग और आंदोलन झगड़े के भाव में बैठा है, और 3rd हाउस से पाप ग्रहों से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित हो रहा है। और शुक्र जो कि 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड है, शनि द्वारा पीड़ित है, शनि भी पाप ग्रहों के प्रभाव में। ये दोनों फीमेल्स को सिग्निफाई करते हैं। 12वां भाव अपमान त्याग पत्र का होता है, जिसमें शुक्र प्लेस है, इसलिए नारी शक्ति, विमेन पावर के रूप में छोटी छोटी बच्चियां नरेंद्र मोदी को जमकर गाली दे रही हैं। उनकी भ्रष्ट सरकारों, केंद्र और राज्यों की का जमकर पर्दाफाश कर रही हैं। ये बच्चियां नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को बर्बाद करके भारत के काले इतिहास के रूप में जाना जाए ऐसा बना देंगी। याद रहे, भारत की हॉरोस्कोप में 5th हाउस शनि मंगल दोनों से पीड़ित है, जो हमने जो इंडिया की चार्ट आपको दिखाई थी। और इसके अलावा संजय जी इसमें और अच्छा, बच्चों का ये आंदोलन न्याय, सम्मान, अधिकारों के लिए, गरिमा के लिए एक धर्म युद्ध है, जिसमें उनकी विजय 100% निश्चित है। कुंडली में 5th लॉर्ड बुध जैन जी, जैन अल्फा 3rd हाउस में, 9th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड लग्ना लॉर्ड वीनस के साथ है। अतः इन बच्चों को सदैव विजय सफलता प्राप्त होने का ग्रह योग बना रहा है। क्योंकि तीसरा घर जो होता है दर्शकों, जब 3rd हाउस को देखेंगे तो 5th हाउस पे उंगली रखिएगा तो 5th हाउस से 11th हाउस बनता है। किसी की कुंडली में भी एक बहुत अच्छा ज्योतिष का योग बता रहा हूं, किसी की हॉरोस्कोप में अगर 3rd हाउस में 5th लॉर्ड बैठा तो उसके बच्चे बहुत अचीवर बनते हैं, सक्सेसफुल जीवन में, ऐसा रिसर्च में देखा गया। तो कॉन्फिडेंस 11th हाउस सफलता अचीवमेंट का बनता है। 3rd हाउस परिणाम हमारे सामने है संजय जी। पहले जंतर मंतर के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अमित शाह मोदी का ब्रांड खत्म,
पूरे देश की चेतना जगाई इन बच्चों ने। इसके बाद झारखंड में अपनी मांगे मनवाकर सफलता पाई। अब आगे ये आंदोलन 2 सितंबर के वीनस के राशि परिवर्तन करने पर बुध के राशि परिवर्तन जो 22 अगस्त को हो चुका है, उसके साथ और जो दो इक्लिप्स पड़े हैं 12 तारीख को और आपके 28 तारीख को, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फैल जाएगा। ये जो हमने बात की इनके पूरे शिक्षा के क्षेत्र में, के छोटे-छोटे स्कूलों में अब स्कूल ठीक करो का जो आंदोलन है, तो आपने देखा कि इस आंदोलन की पहुंच कहां तक हो गई, गांव देहात तक चली गई है। ये पूरे देश में फैल गया है आंदोलन। अब आपको गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सभी का समर्थन प्राप्त होगा इस आंदोलन को। तो जब ये शुक्र जो चेंज हो रहा है, जो मेरी अपनी बात मैं कहने जा रहा था कि ये देखिए शुक्र जब चेंज हो रहा है उस समय वृश्चिक लगन की कुंडली बन रही है, जो चंद्रमा की दशा चल रही है भारत इनकी बीजेपी की जो दशाएं हैं, दर्शकों में बता देता हूं, क्योंकि हमें दशाओं के रूप में ये देखा जाता है ग्रह कब असर करता है संजय जी, जब उसकी दशा आएगी। दशा नहीं आएगी तब तक कुंडली में कहीं भी ग्रह बैठा हो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो भारतवर्ष की जो दशा चल रही है मंगल में राहु और बुध की, और बीजेपी की जो दशा चल रही है चंद्रमा में शुक्र की, और मार्च की उनकी 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए 16 अगस्त से बहुत खराब समय है, ऑलरेडी बहुत खराब समय है, और 20 सितंबर तक का उनको बहुत जबरदस्त डेंजरस पीरियड है। तीसरी कुंडली में बताता हूं अमित शाह की। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था 24 अगस्त से अमित शाह के लिए बेहद कष्टकारी समय शुरू हो रहा। अमित शाह अपनी गद्दी बचा नहीं पाएंगे, इतनी हालत खराब हो जाएगी अमित शाह की, इतनी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह की हॉरोस्कोप में जुपिटर, मरकरी, केतु का पीरियड शुरू हो चुका है। 24 अगस्त से होने वाला है, अगले दिन हमारे प्रोग्राम के, और 11 अक्टूबर तक रहेगा। तो केतु इनकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में चौथे घर में, चौथा घर होता है सिंहासन का, तो इनका सिंहासन तो गया। क्यों? क्योंकि ये केतु इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है इनके सिंह राशि में, और वहां पे सिंह राशि में सूर्य भी बैठा और लगने से उनका बुध भी वहीं बैठा हुआ इस दौरान। तो ये अमित शाह जी के लिए तो बहुत ही डेंजरस है। हालांकि वो कहां से वो पेड़ के नीचे वो मुद्दा ले आए, वो वंदे मातरम, उसमें मैं आज समय रहेगा तो जरूर बोलूंगा। कांग्रेस की कुंडली में दशा चल रही है शनि वीनस की, और राहुल गांधी की कुंडली में राहु शनि राहु की दशा चल रही है इस समय। तो संजय जी, ये जो हमने आपको बात की, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इंडिया का जो हॉरोस्कोप मैंने आपको अभी दिखाया था, अपने 14 सितंबर 2025 के प्रोग्राम में, वो राइट अप आप लोगों के पास है, मैं दोबारा समय नहीं खराब करूंगा, आप दिखाइएगा। 14 सितंबर 2025 की भविष्यवाणी बार-बार लेकर के आइएगा, क्योंकि ये जो भी कोई ज्योतिष पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखें कि कैसे किसी आंदोलन को 9 महीने पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो 14 सितंबर के प्रोग्राम में भारत की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 6 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली मंगल की दशा, उस समय हॉरोस्कोप का 5th हाउस उदय हो रहा था मंगल की जब दशा शुरू हुई है। जो आप लोगों के पास कुंडली भी है, जब मंगल की दशा शुरू हुई, ये वाली हॉरोस्कोप है, जब मंगल की दशा शुरू हुई थी, ये जरूर अपने साथ में लोगों को रखनी चाहिए देखने के लिए, और रिसर्च करें उसमें। जो युवाओं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बुद्धि, ज्योतिष, भक्ति, इमोशंस को सिग्निफाई करता है। 5वें घर से क्या देखा जाता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंटेलेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, डिवोशन, भक्ति, इमोशंस को सिग्निफाई करता है। संवेदना शुरू हो रही है, इसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का विदेशों में ब्रेन ड्रेन होगा, ये मैंने कहा था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पेपर लीक, करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम एक्सेट्रा के लिए जैन जी का आंदोलन हो, ये मैंने कहा था। 10वां घर, संजय जी आपको ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, एक हम लोग जब रिसर्च करते थे तो ये हम लोगों ने, ये कभी ज्योतिष की किताबों में आपको इस तरह की एनालिसिस नहीं मिलेगी। 10th हाउस पर उंगली रखिए, फिंगर रखिए 10th हाउस से, वहां से काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज करिए तो 5th हाउस 8वां घर बनता है, और 8वां घर हमेशा मृत्यु के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिए संजय जी कि सत्ता की मृत्यु, इस सत्ता का, इस तानाशाही सत्ता का अंत 5वें घर से ही होगा। 5वां घर होता है युवाओं का, शिक्षा का। तो ये कॉज क्या तैयार हुआ? नरेंद्र मोदी जो 2047 और जाने लोग कहते थे कि आजीवन ये प्रधानमंत्री पद पर ही रहेंगे, उनकी सारी गद्दी, उनकी सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई। उनका जितना अरबों खरबों रुपए खर्च करके बच्चियों ने तो उनका ब्रांड ही खत्म कर दिया। भाग नरेंद्र, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र। अब एक नया गाना आया जो आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाला है,
वो ये कहा, भाग नरेंद्र अब जैन जी आती है। ये गाना दर्शकों याद रखिए न, बहुत हिट होने वाला है। तो 10th हाउस से जब हम फिंगर रखते हैं तो 5th हाउस पर 8th हाउस बनता है। रिप्रेजेंट अगर उसमें यानी सत्ता का अंत या मौत। इसलिए काल ने नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार, देश में आरएसएस का कब्जा, गोदी मीडिया, इन सभी का अंत इस देश की युवा पीढ़ी के द्वारा ही लिखा था। ऐसा जो है काल ने पहले से तैयार कर दिया है। अब संजय जी ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा। एक चीज और बता, पुरानी भविष्यवाणी, क्योंकि ज्योतिष की बात करता हूं, ये मैंने आपके 23 जुलाई के प्रोग्राम में, शनि जब वक्री हुआ था, 27 जुलाई को शनि वक्री हुआ था और 10 या 11 दिसंबर तक रहेगा। संजय जी सारा का सारा काम शनिदेव ने किया है। जो लोग जानते रहे हैं, ज्योतिष को समझते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि 10वें घर का स्वामी शनि। और हमने एक रिसर्च की थी, मंडे एस्ट्रोलॉजी की किताब में अक्सर दिखाता हूं कि जब भी 10th लॉर्ड अगर रेट्रोगेट होता है, कोई सरकार का सत्ता परिवर्तन होता है, तो 10वें घर में कोई हरकत जरूर होगी। या तो 8वें घर का संबंध बन जाए, 12वें घर का संबंध बन जाए, या 10th लॉर्ड अगर रेट्रोगेट हो जाए तो सत्ता के उखड़ने का संकेत बनता है। तो हमारे शनिदेव 27 जुलाई को, दर्शकों याद करिए, 27 जुलाई के बाद में क्या घटना घटी है? 20 जुलाई को आपका आंदोलन, जैन जी का वो प्रोटेस्ट था संसद का, उस आंदोलन ने कहां से कहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया, इस शनिदेव ने। तो ये भी तो 11 दिसंबर तक है। तो नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह का ये सांस नहीं लेने देंगे। शनि के वक्री होने पर संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के आंदोलन के मिस हैंडलिंग में अचानक हस्तक्षेप करेगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो अभी आपने हाल फिलहाल में पिछले इसी हफ्ते में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है, एसआईटी कमेटी बनाई है, जो जांच करेगी जो आंदोलन पर, जैन जी के कॉकरोच आंदोलन पर ऊपर जो अत्याचार किया गया था अमित शाह की पुलिस द्वारा। और मैंने इसमें यह भी लिखा है, वीनस केतु विल बी एफ्लिक्टेड बाय बोथ मार्स एंड सैटर्न। कहते हैं बहुत बड़े संघर्ष, हिंसा और दुखद समाचारों का ग्रह योग बन रहा है। विपक्ष के नेताओं पर बड़ी कार्रवाई होगी। आंदोलन का असामाजिक तत्वों द्वारा, सरकार मोदी शाह की साजिश द्वारा हिंसक बनाने का षड्यंत्र होगा। मून थर्ड लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड बाय बोथ सैटर्न एंड मार्स। सो इसका मतलब है जो है आपके मीडिया के ऊपर भी अटैक होने वाला है। ये हॉरोस्कोप टॉरस लगन की हॉरोस्कोप बनी थी जब शनि वक्री हुए, उस समय भारत की कुंडली का ही जो है लगन जो है एराइज हुआ था। अब आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो की है, उसके बारे में सच देश के सामने मेरा लाना एक जो है जिम्मेदारी है। संजय जी 4th हाउस से देखा जाता है हमारा माता से प्रेम। तो माता से प्रेम इसी तरह से आपको 4th हाउस से क्या नाम है, देश के बारे में अगर कहा जाए तो देश से प्रेम माना जाएगा। लेकिन 9th हाउस होता है हमारे आइडियोलॉजी का। तो बीजेपी और आरएसएस की जो हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, अपने ऑफिस में बोलिएगा, दिखाएंगे, उसमें उनका 9th हाउस पीड़ित है और 4th लॉर्ड उनका 12th हाउस में बैठा है। और इनका 4th लॉर्ड जो है बीजेपी की कुंडली में जो है वो 9th हाउस में पीड़ित हो रहा है। तो संजय जी इनकी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति दोषपूर्ण है, सच्ची नहीं है। इसका उदाहरण ये मैं बताता हूँ, ये राइटअप जरूर मैं, क्योंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो बिना फैक्ट्स के बात करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको बताता, आरएसएस द्वारा लास्ट 100 ईयर से इसी तरह मूर्ख और अंधभक्तों की जनसंख्या देश में बढ़ाई जा रही है, जो यूएसए इजराइल के साथ मिलकर एक विदेशी साजिश है, जो भारत की धर्म संस्कृति ज्ञान के मूल स्वरूप को नष्ट करके एक पाखंड और इग्नोरेंस की संस्कृति के रूप में विश्व के सामने पेश करके पूरे भारत के वजूद को खत्म करने का प्रयास है इनका। भारतवर्ष का नाम भारत पौराणिक राजा भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनके नाम पर पड़ा। इससे पहले शास्त्रों में इस भूमि का नाम जम्बूद्वीप, आर्यावर्त आदि था। पुराणों में भारतवर्ष को दक्षिण में समुद्र, उत्तर में हिमालय, हिम का निवास के बीच की भूमि को बताया गया। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। पिता नाभिराज के समय देश का नाम अजनाब वर्ष या नाभि वर्ष था। ऋग्वेद में भरत या त्रस्सु नामक जनजाति कबीले का उल्लेख है ऋग्वेद में, जो सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था।
उनमें उनकी विजय के बाद उनके प्रभाव से इस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्योंकि अमित शाह जी ने वंदे मातरम के राष्ट्रगीत के ऊपर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, उसका भी सच आपके सामने लिख करके आऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। संजय जी, ये भारत माता शब्द कहां से लाए हैं? भारत का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है ज्ञान में रत, अर्थात ज्ञान में निरंतर लगा हुआ, जो कि भा प्लस रत दो शब्दों से मिलकर बना है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत माने यानी लगा हुआ, रम धातु से बना हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना, ज्ञान में निरंतर लगा हुआ। माँ भारती या भारत माता की अवधारणा हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन नहीं है। ये मुख्य रूप से 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट और राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुई। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि बंगाल के लोग मुख्यतः देवी को पूजते हैं, देवी यानी नारी शक्ति की उपासना करते हैं, इसलिए यह जेंडर चेंज हो गया, भारत से भारत माँ भारती बना दिया गया, क्योंकि भारत ही नाम हमारे शास्त्रों के अनुसार है और आपके संविधान में भी वही लिखा है। इन 1866 बंगाली लेखक भूदेव मुखोपाध्याय की व्यंग्यात्मक रचना उनविंश पुराण में सबसे शुरुआती साहित्यिक उल्लेख मिलता है। आदि भारती या आदि भारती को आर्य स्वामी की विधवा के रूप में चित्रित किया गया, जो विदेशी शासन में दुखी मातृभूमि का प्रतीक थी। 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने एक नाटक भारत माता पर लिखा। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत शामिल हुआ। इसमें मातृभूमि को दुर्गा, काली और जगत धात्री जैसी देवियों के रूप में देखा गया। यह गीत फ्रीडम आंदोलन का मुख्य नारा और प्रेरणा स्रोत बन गया। 1905 में कलाकार अवनींद्र नाथ टैगोर ने प्रसिद्ध पेंटिंग में मूल रूप से इसे बंग माता नाम दिया गया, लेकिन सिस्टर निवेदिता के सजेशन पर इसे भारत माता कहा गया। इसमें केसरिया वस्त्र पहने 4 भुजाओं वाली शांत देवी को दिखाया गया, जिनके हाथों में पुस्तक, धान की बालियां, सफेद वस्त्र और माला है। तो ये सत्य है कि शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी को, ये लोग क्या तर्क देते हैं ना कि पृथ्वी हमारे यहाँ माता मानी गई, बिल्कुल सच है, पृथ्वी को हमारे यहाँ माता माना गया, लेकिन भाई जो पाकिस्तान अलग होगा उसको पिता कहेंगे क्या आप? या अमेरिका की भूमि को पिता कह दोगे? भाई पृथ्वी का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी, विश्व की। अमेरिका की पृथ्वी भी हमारी माता है, क्यों? माँ का रूप दिया गया ना। तो ये सत्य है कि शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी संपूर्ण को माता स्वरूप माना गया, लेकिन जब भारत वर्तमान भारत माता के रूप में देखा जाता है, जो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है, उसे आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी वाले किस रूप में देखेंगे? क्या श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड, यूएसए, मिडिल ईस्ट पिता बन जाएंगे क्या? क्योंकि आप माता तो अपने आप को कह रहे हो। तो इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हमारे वेदों के अनुसार जो दर्शन है वो वसुदेव कुटुंबकम का है, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक संयुक्त परिवार की तरह है। तो संजय जी, एक मैं भी नहीं गा सकता, मुझे संस्कृत आती है, मैं संस्कृत पढ़ी भी है, मैं भी पूरा वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकता हूँ, लेकिन आज दर्शकों को कंट्रोवर्सी है पूरा। किसी ने कहा था, मैंने कहीं सुना कि बीजेपी का कोई भी नेता पूरा राष्ट्रगान गा दे तो वो कुछ भी कर लेंगे, क्या कंप्रोमाइज कर लेंगे। मैं आपको बता, गा ही नहीं सकते कोई, क्योंकि ये जो गीत है वंदे मातरम, दर्शकों इसलिए कि मेरा काम था कि आपके जो भी समाज में एक पिछले हफ्ते में कंट्रोवर्सी चल रही है उनको भी मुझे स्पष्ट करना, मेरी एक रिसर्च रहती है, क्योंकि धर्मशास्त्र पे मैं बोल सकता हूं। तो संजय जी, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया था कि वंदे मातरम जो गीत है वो पूरा बंगाली भाषा और संस्कृत में है। संस्कृत तो मुझे आती, बंगाली भाषा में भी है। तो उसको इन्होंने क्या किया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे और जो कांग्रेस की कार्य समिति की 1937 में जो मीटिंग हुई थी, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह ली गई थी, उनका डिसीजन था। तो मैं आगे पढ़ के बताता हूँ। ये गीत है, पूरा गीत नहीं गाऊंगा, ये पूरा गीत आप लोगों के लिए मैं शेयर करता हूँ, आपके सोशल मीडिया पे आप देखिए प्रोग्राम में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत है, जो उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। मूल रूप से यह संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जल शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितम यामिनीम फुल कुसुमित द्रुम दल शोभनी सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम।
इसका अर्थ है, हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मीठे जल से भरी हुई हो, फलों से लदी हुई हो, मलय पर्वत की शीतल हवा, मतलब चंदन की शीतल हवा से ठंडी हो, और हरी भरी फसलों से श्यामल दिखती हो। तुम्हारी रातें चंद्रमा की शुभ ज्योत्सना से रोमांचित होती हैं। तुम फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित हो, मुस्कुराती हो, मधुर बोलती हो, सुख देने वाली हो, वरदान देने वाली हो। वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल 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 निनाद कराले, दुसप्त कोटि भुजय धृत खरक खरकर वाले अबला, केन मां एत बले बहुबल धारणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। वंदे मातरम। करोड़ों कंठों से निकलने वाली गर्जना से भयंकर और दो गुनी भुजाओं में धार धार तलवारें लिए हुए माता, तुम अबला कमजोर, तुम्हें कौन कह सकता है? तुम अनेक शक्तियों से संपन्न हो, उद्धार करने वाली हो, शत्रु सेना का नाश करने वाली हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम। ये दो स्टैंजा जो है, दो छंद शामिल किए गए थे। लेकिन संजय जी आगे बढ़ता हूं तो लोगों को कंट्रोवर्सी क्लियर हो जाएगी ये। अब यहाँ पे बंगाली आती है, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मम, तुम्ही ही प्राणा शरीरे बाहुते, तुम्ही माँ शक्ति हृदय, तुम्ही माँ भक्ति तो मारई प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम। तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धर्म हो, तुम्ही हृदय हो, तुम्ही मर्म आत्मा का रहस्य हो, तुम्ही शरीर में प्राण हो, भुजाओं में तुम्ही शक्ति हो, हृदय में तुम्ही भक्ति हो, मंदिर मंदिर में तुम्हारी ही प्रतिमा स्थापित की जाती है। वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा, यहां पर कंट्रोवर्सी आती है, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल बिहारणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वमाम त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा हो, तुम आयुध धारण करने वाली हो, तुम ही कमला लक्ष्मी हो, कमल दल पर विहार करने वाली हो, तुम ही वाणी सरस्वती हो, विद्या देने वाली हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं उस शुद्ध अतुलनीय कमला को नमन करता हूं जो जल और फल से भरी माता है। वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणी भरणी मातरम। वंदे मातरम। तुम श्यामल हरिभरी सरल मुस्कान वाली सुशोभित हो, तुम धरती हो, पालन करने वाली हो। वंदे मातरम। ये गीत पूरा मैंने आज आपको सामने शेयर किया। तो 1937 में ऑफिशियली पहले दो पदी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए गए। अभी मानसून सत्र में 2026 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन करके वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सुरक्षा दी गई। इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल की सजा का प्रावधान बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो संजय जी 26 अक्टूबर 1937 को 1 नवंबर 1937 तक चला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य समिति का अधिवेशन, CWC का, जिसमें महात्मा गांधी थे, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख नेता थे, शामिल थे। नेहरू जी और बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर से राय मांगी थी। तब टैगोर जी ने स्पष्ट किया कि पूरे गीत को आनंद मठ के संदर्भ में पढ़ने पर मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि आनंद मठ की ये माता की मुस्लिम लीग के खिलाफ लिखी गई थी कविता, और पहले दो छंदों ने अलग राष्ट्रीय पहचान और प्रेरणादायक महत्व हासिल कर लिया है, जिसमें किसी भी समुदाय को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पहले दो छंद मातृभूमि की सुंदरता, उर्वरता, नदियों, फसलों आदि का वर्णन करते हैं। ये धर्म निरपेक्ष और समावेशी हैं। बाकी छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं का उल्लेख है। 1930 में मुस्लिम लीग, जिनके साथ हिंदू महासभा ने कई बार सरकारें बनाई, कुछ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। कांग्रेस का उद्देश्य था कि फ्रीडम मूवमेंट में यह गीत सभी समुदायों के लिए स्वीकार हो, राष्ट्रीय प्रतीक बने। इन दो छंदों का गायन केवल राष्ट्रीय सभाओं में निश्चित किया गया था। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी पूरा गाना चाहे तो उसमें कहीं रोक टोक नहीं थी, कांग्रेस के टाइम में भी। ये केवल राष्ट्रीय तो संजय जी इस चीज को इन्होंने कंट्रोवर्सी बनाया। और आपको पता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को मूल रूप से बंगाली भाषा में भारतो भाग्यो विधाता नाम से लिखा गया। इस कविता में कुल 5 पद हैं, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में केवल पहला पद, जिसकी अवधि 52 सेकंड है, गाया जाता है। 27/12/1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वो जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, तो ये उसमें लिखा गया था। एक और इसी तरह का राष्ट्रीय गीत मोहम्मद इकबाल ने देशभक्ति की कविता, जिसका मूल नाम तराना ए हिंद था, जिसे 16 अगस्त 1904 को एक वीकली मैगजीन में प्रकाशित किया गया था।
संजय जी, हमने भी बचपन में जब हम 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के और ये 15 अगस्त के प्रोग्राम होते, उस समय ये गीत मैंने भी गाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये संजय जी, ये उसमें संविधान सभा में जो 1950 में हुई थी, उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पर मोहर लगाई थी, क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे वो। संवैधानिक पद का सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का होता है, तो फिर इसमें ये बार बार जो है राजेंद्र प्रसाद जी का नाम तो लेते नहीं है। तो इस तरह से मैं आज आगे बढ़ता हूं और आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक शब्द के साथ आज प्रोग्राम छोटा रखना चाहूंगा। मोदी जी ने दिमागी नक्सल एक वर्ड यूज किया था, मुझे बताना जरूरी है दिमागी नक्सल कौन है और अंधभक्त और अरे राजीव जी, मेरी इतनी सुंदर पिक्चर जंगल के रोमांच से बनी लव स्टोरी, उसको सेंसर बोर्ड रोक दे रहा है कि साहब नक्सलवाद। मैंने कहा भैया, नक्सलवाद से दूर दूर का मतलब नहीं, सहाया पिक्चर विशुद्ध लव स्टोरी है। किस तरह से रिंकू राजगुरु और शांतु माहेश्वरी की बहुत प्यारी पिक्चर है। लेकिन ये दिमागी नक्सल कह लो, नक्सल कह लो, ये सेंसर बोर्ड वाले डर के मारे मेरी पिक्चर ही रिलीज नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं हो चलो मैं देख कर बताऊंगा आपको। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, पहली बात तो ये बच्चे इनके आपको बताऊं दर्शकों, ये बच्चे इनसे कभी हैंडल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए आज नरेंद्र मोदी जी की जो मंत्रिमंडल है संजय जी, उसकी एवरेज आयु 60 साल करीब है, और ये बच्चों की एवरेज आयु 25 साल आ रही है, तो 35 साल का गैप है। तो वो उनके यहाँ तो आपको पता है आरएसएस वगैरह में क्या है और बीजेपी में क्या है, कि अगर टॉप लीडर ने कह दिया स्पष्ट है तो वो सब कहेंगे स्पष्ट है। उनके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अंधभक्त है ना, तो वो लोग तो फॉलो करते हैं। तो उनके पास, और ये जनरेशन टेक्नोलॉजी की जनरेशन, बहुत चीजें बताता हूँ कि आज मोदी जी की इसको है कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बच्चों को दिमागी नक्सल कहा। ये कितने खतरनाक हैं और ये क्या करके मानेंगे, आप सोचिए कि आज अच्छे अच्छे देश के लोगों को नहीं पता है दिमागी नक्सल। ये राइटअप है, टेक्निकल है, इसलिए मैं पूरा उसको वैसे बता। दिमागी नक्सल वर्सेस मूर्ख, इडियट और अंधभक्त, देश के लिए कौन बेहतर है। नक्सल शब्द कहां से आया संजय जी? नक्सल शब्द का आज उसको मैं बैकग्राउंड बताऊं। नक्सल, नक्सलाइट शब्द स्थान, प्लेस से आया है। यह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव के नाम से निकला है। मई 1967 में नक्सलबाड़ी में आदिवासियों, किसानों और भूमिहीन मजदूरों का जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह, रिवोल्ट हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व चारू मजूमदार, कान सान्याल, जगल संथाल जैसे कट्टर कम्युनिस्ट लीडर्स ने किया। वे मासो तुंगसे की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, सशस्त्र किसान क्रांति की वकालत करते थे। इस तरह नक्सलबाड़ी के लोगों के कारण ये नक्सलाइट वर्ड बन गया। जैन जी को डिजिटल नेटिव कहा जाता है। इन्होंने इंटरनेट और स्मार्टफोन को अपने सामने फॉर्मेटिव ईयर में फर्स्ट हैंड या डेवलप होते हुए देखा है। जैन अल्फा 2010-2025 के बीच में जो पैदा हुए हैं आर डब्ड उपेज और एआई स्क्रीन नेटिव्स। दे आर द फर्स्ट जनरेशन इन हिस्ट्री और फॉर वूम स्मार्टफोन्स, आईपैड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव एग्जिस्टेड सिंस बर्थ। दरअसल नक्सल का अर्थ ही है सिस्टम द्वारा लगातार शोषण के खिलाफ रिवोल्ट। These generation of technology era are generally very peaceful, creative, very intelligent, have strong logic and reasoning. ये बहुत एम्पैथेटिक, इशू बेस्ड एक्टिविज्म, जैसे पर्यावरण की रक्षा, जानवरों की सुरक्षा, सीनियर सिटीजन से प्रेम में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ये जैन जी और जैन अल्फा। ये मुख्य रूप से तब रिवोल्ट करते हैं जब फॉर ए लॉन्ग पीरियड इनकी फ्रीडम, फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, सिस्टम द्वारा उन्हें अपने फ्यूचर खतरे में दिखाई देने लगे। जब उन्हें लॉन्ग पीरियड से उनके एंगर, फ्रस्ट्रेशन का कोई इमीडिएट ट्रिगर उनको मिल जाता है, जैसे अभी पेपर लीक मिला, करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, या स्पार्क मिल जाए, तो ये अपनी जान की परवाह किए बिना फियरलेस बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आते हैं और फिर सिस्टम को बदले बिना मानते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एरा के ये बच्चे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में
अपनी उम्र के दूसरे देशों के बच्चों से कंपेयर कर लेते हो, क्योंकि आज स्मार्टफ़ोन से पूरी दुनिया को आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। उनके स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, उनकी सरकारों द्वारा क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स उनके देशों में उनकी सरकारें कैसे रिस्पेक्ट करती हैं, ये आराम से एनालाइज़ कर लेते हैं। भारत में धर्म, संस्कृति, विकास, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, विश्व गुरु आदि का पाखंड का प्रचार करने वाली बीजेपी, आरएसएस की सभी बातों का आसानी से ये फैक्ट्स चेक कर लेते हैं और समझते हैं कि वो कितने डिप्राइव्ड हैं दूसरे अपनी उम्र के बच्चों को मिलने वाली फैसिलिटीज से दुनिया भर में। जेन जी जेन अल्फा की साइकोलॉजी डिजिटल एरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड सोशल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी से डीपली इन्फ्लुएंस होती है। ये जनरेशन अंधभक्ति या बिना लॉजिक रीजनिंग के किसी भी बात, सब्जेक्ट और अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी हो जिसमें नैतिकता हो, इक्वलिटी हो, समानता हो, फ्रीडम को प्राथमिकता देती है। इसलिए इनके इनके जैसे आरएसएस का जो जात पात और हिंदू मुसलमान का दांव अब इनके ऊपर तो चल नहीं सकता है। इनके विद्रोह करने का ये प्रमुख कारण संजय जी ये देखे गए हैं रिसर्च में, जब इनकी पहचान, गरिमा मतलब आइडेंटिटी, चॉइस, इमेज पर हमला हो जाए। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे सेंसरशिप, सोशल मीडिया बैन, इंटरनेट स्टॉपेज, निजता पर प्रतिबंध इन्हें तुरंत विद्रोही बना देता है। प्रिवेसी पर अगर इनके कोई प्रतिबंध लगा दे तो तुरंत विद्रोही बन जाते हैं ये बच्चे। इनजस्टिस और हिपोक्रेसी के खिलाफ होते हैं। अगर इन्हें लगे कि नियम सिर्फ आम आदमी या लोगों या युवाओं के लिए हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट, एलीट और कॉरपोरेट के लोग, नेताओं के बच्चे, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद, पावर में बैठे लोग मनमानी कर रहे हैं, तो ये सिस्टम को चैलेंज करने से डरते नहीं हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जेन अल्फा बच्चियों ने लखनऊ में एक हाईवे जाम कर दिया, आवाज उठाने लगी डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ। फॉल्स केसेस, पुलिस ब्रूटैलिटी एंड अटैक्स उसके खिलाफ भी तुरंत आ जाते हैं। कैरियर एंड इकोनॉमिक एंजाइटी, जब एजुकेशन का खर्च अत्यधिक बढ़ जाए, उनके माँ बाप पढ़ाने के लिए लोन लेने लगे, कोचिंग माफियाओं द्वारा पेपर लीक कराए जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, जलवायु सहित देश की अर्थव्यवस्था कमजोर दिखने लगे, तो इनकी एंजाइटी काफी बढ़ जाती है और इनका असंतोष उग्र रूप ले लेता है। संजय जी, सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये आपको हम सबको सीखना चाहिए। अगर आप इनसे ये कहें हमने कहा है इसलिए मान लो, या हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बताया, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हमारे ऋषि मुनि विद्वान ऐसा कहते थे आदि, ब्लाइंड ओबीडियंस ये बिल्कुल नहीं मानते। जब ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल लीडर्स, एल्डरली पीपल बिना वजह इलॉजिकल तर्कहीन नियम पर इन पर थोपते हैं तो ये उसका बाइकआउट कर देते हैं, अवॉइड कर देंगे उस कल्चर को मानते ही नहीं है। इसलिए जैन जी जेन अल्फा दिमागी नक्सल का जो दिमागी नक्सल मोदी जी के हिसाब से का विद्रोह पारंपरिक हिंसक आंदोलन से ज्यादा वैचारिक, डिजिटल विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन और बाइकआउट कल्चर पर आधारित होता है। याद करें 2014 से पहले भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी ही एकमात्र नेता थे हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसी सोशल मीडिया कैंपेन से यूपीए की सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी। अब देश की युवा नारी शक्ति, छोटी छोटी बच्चियों ने नरेंद्र की 12 वर्षों से बनी छवि को 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, बाल नरेंद्र कह के पूरा ध्वस्त कर दिया, जीरो कर दिया। इसको कहते हैं, इनको पापों की सजा, इनको जो पापों की सजा मिली है इसी वजह से मिली है। अब इनके जो अंधभक्त होते हैं, जो अंधभक्त में क्या नाम है, जो बीजेपी और इन लोगों के अंदर जो क्या बनाए जाते हैं अंधभक्त, ए ब्लाइंड फॉलोअर डिवोटी में possess intelligent and understanding, yet he holds such intense and unconditional loyalty towards a person, ideology, party, guru or symbol or leader that he refused to accept logic, facts, reasoning or criticism. His devotion is blind because he follows with closed eyes. सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अंधभक्त देश, समाज और मानवता के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये समूह बना लेते हैं, फॉर्म्स ग्रुप, दे ब्रांड्स क्रिटिक्स एज देयर एनिमीज। ये फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके, डिस्टॉर्ट करके, ट्विस्ट करके पेश करते हैं। फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का प्रचार में, पाखंड में बिलीव करते हैं, ज्यादातर प्रेशर बनाते हैं और हिंसा करते हैं। इडियट जो होता है वो अकेला नुकसान पहुंचाता है, अंधभक्त सामूहिक रूप से समाज की सोच और क्वालिटी को, डिबेट को खराब कर सकता है। तो संजय जी, एक बात मैं ये कह रहा था, अगर देशवासी चिंतन करें कि ये जो अंधभक्त हैं 5% कैटेगरी वाले, जो मैंने अक्सर कहा है कि
जानवरों में ये पाया गया है कि जो एनालिटिकल ब्रेन है, जो अच्छे-बुरे का भेदभाव बताता है, वो डॉग, डोंकी और पिग में हो 5% होता है। ये इस तरह के ये लोग हैं। अगर ये राम भक्त होते, मैं दोबारा आज ये शेयर कर रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको कहा था, ये चिंतन ज़रूर करें। अगर ये राम भक्त होते तो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में दान और चंदा चोरी पर बोलते। अगर ये राष्ट्र प्रेमी होते तो पुलवामा में शहीदों पर ऑपरेशन सिंदूर की विफलता, सैनिकों के शहीद होने पर, गलवान घाटी में सैनिकों के चीनी सेना द्वारा शहीद किए जाने पर, चीन के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में देश की भूमि के कब्जों पर बोलते। ये दत्तात्रेय होसबोले, राम माधव, मोहन भागवत द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दलीलों के विरुद्ध बोलते। अगर शिक्षा प्रेमी होते तो शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलते। छात्रों की आत्महत्याओं पर बोलते। अगर ये गौ माता प्रेमी होते तो गौ माता को मोदी सरकार ने 12 वर्षों तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया। उस पर मोदी सरकार में गौमांस खाने वाले मंत्रियों पर, गौमांस का व्यापार मनमोहन सिंह जी की सरकार से ज्यादा बढ़ने पर बोलते। अगर किसान प्रेमी, खेती प्रेमी होते तो खेती और किसानों की समस्याएं, खाद आदि का संकट, उन पर बाढ़, बढ़ रहे कर्जों के कारण किसानों की आत्महत्याओं पर बोलते। अगर महिला सम्मान, नारी शक्ति प्रेमी होते तो मणिपुर में महिला के सरेआम सड़क पर नग्न घुमाए जाने पर बोलते। अंकिता भंडारी, कुलदीप सेंगर कांड, हाथरस कांड, जंतर मंतर महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटने, पूरे देश में भाजपा नेताओं द्वारा रेप, सेक्स एब्यूज पर बोलते। अगर प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी होते तो जंगल काटे जाने पर, अरावली पर्वतमाला नष्ट किए जाने पर, आदिवासियों का शोषण करने पर बोलते। अगर डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, देश के सभी हालातों पर गंभीरता से सोचने वाले होते तो देश प्रेमी होते, राष्ट्र प्रेमी होते तो संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, जुडिशरी को कमजोर होने पर, गिरते हुए रुपए पर, देश पर यूपीए के समय से 4 गुना बढ़े हुए कर्जे पर, विदेशी कर्जे पर, ट्रंप द्वारा लगातार अपमान किए जाने पर, भारत एक नरक का गड्ढा, टैरिफ लगाए जाने पर, रशिया से तेल न खरीदने पर, ट्रंप के द्वारा ट्रेड डील थोपे जाने पर, और चाइना, अमेरिका, मिडिल ईस्ट समेत से बढ़े हुए व्यापार घाटे पर बोलते। ये वो लोग इसलिए इन बातों पर नहीं बोलते क्योंकि इनकी एक अनपढ़, मंदबुद्धि, फेंकू, फर्जी हिंदुत्व वाले नेताओं ने इनके दिमाग की नसबंदी करके इनका एनालिटिकल ब्रेन निकाल दिया है। जैसे आरएसएस अपने स्वयंसेवकों का दिमाग नष्ट कर देती है, भावनात्मक मुद्दे उठाकर। ये मानवता से नफरत करने वाले, धर्म संस्कृति का शून्य ज्ञान समझ रखने वाले, पौराणिक काल के वेश बदलने का वरदान प्राप्त काल कालनेमी राक्षस के वंशज हैं। यही देश को लूटने वाले मुगलों, अंग्रेजों की पीढ़ियों के लोग हैं, जिनमें नैतिकता, अकाउंटेबिलिटी, प्रेम, सहयोग, सेवा आदि सब मरी हुई अवस्था, मृत अवस्था में होती है। चलते समय एक धार्मिक चीज के साथ मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूं। रक्षाबंधन 27 अगस्त को या 28 अगस्त को क्या मनाया जाए, एक भ्रांति हमेशा रहती है। भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार उत्सव या त्योहार उदय तिथि अर्थात जो तिथि सूर्योदय के समय मिल रही है उस पर मनाया जाना चाहिए। 27 अगस्त 2026 को पूर्णिमा 1:40 दोपहर से शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 को दोपहर 2:19 तक रहेगी। अतः 27 को पूर्णिमा का व्रत होगा। रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। बेशक हमारे देश में नहीं लग रहा, लेकिन उस समय रक्षाबंधन राखी बांधने को आप अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। इस दिन का राहु काल भी 10:46 से 12:22 तक है। तो जो लोग राहु काल को मानते हो तो 12:22 तक का समय हटा दीजिएगा। तो अतः रक्षाबंधन मनाने का सबसे शुभ मुहूर्त 12:22 से 2:19 तक रहेगा। 2 घंटे के करीब करीब मिल रहा है, क्योंकि इस समय वृश्चिक लगन, स्थिर लग्न उदय हो रहा है ब्रह्मांड में। साथ ही रिचुअल्स, भक्ति, बुद्धि, शिक्षा, मंत्रोच्चार, कर्म कांड के 5वां भाव से देखा जाता है कुंडली के, उसमें और 9th हाउस में उच्च के बृहस्पति हैं, जिनकी 9वीं दृष्टि 5वें घर पर मतलब पूजा पाठ रिचुअल्स पर पड़ रही है, 3rd हाउस पर पड़ रही है, और इस समय अभिजीत मुहूर्त भी है, मिलता है। धार्मिक महत्व इसका केवल इतना ही माना गया है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है रक्षा का बंधन। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को तिथि को मनाया जाता है। राजा, सबसे महत्वपूर्ण कहानी यही है, राजा बलि और लक्ष्मी ने बलि को देवता दानवों के राजा बलि को राखी बांधकर विष्णु भगवान को पुनः प्राप्त करके बैकुंठ लेकर के आई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बनाया था, रक्षाबंधन मना करके। सामाजिक रूप से ये नारी सम्मान, पारिवारिक मूल्यों, कमजोरों की रक्षा, मदद की भावनाओं को बढ़ावा देता है। बलि भगवान विष्णु के परम भक्त, वे चाहते थे कि भगवान सदा उनके सामने रहें, उनकी रक्षा करें। भगवान ने वचन स्वीकार कर लिया कि पाताल में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे, और माता लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली रह गई।
तब माता लक्ष्मी ने इसी भाव से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धानि रक्षे रक्षे माँ चल। इसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महाबली राजा बलि को बांधा गया, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र तुम चलायमान मत होना, स्थिर रहना। मतलब वो संबंध हमारा भाई बहन का या रक्षा का कमजोर का सदा स्ट्रॉन्ग रहे। इसके साथ चलते हुए भगवान जी की भक्ति करते हुए श्री गुरु चरण कि गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार, रघुवर बिमल जसु विमल जो जसु दायक जो फलचार, दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु बुद्धिहीन तनु जान जानिके, पवन बोलो कुमार, पवन कुमार, बल बल बुद्धि विद्या बुद्धि देव बहु विद्या हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये तो राजीव नारायण जी, और पूरा कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि ये ग्रहों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने खतरनाक होने वाले। राजीव जी गजब की भविष्यवाणी करते हैं, बड़े तर्कों के आधार पे करते हैं, और बहुत भविष्यवाणियां 100% सही हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।